हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आज हम +1 क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम पहले चैप्टर में आते हैं। पहला चैप्टर हमारा सेट थ्योरी, ठीक है। तो इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक एक बात बिल्कुल अलग अलग बताई जाएगी। और सबसे पहले मैंने बताया था कि हम हिंदी, इंग्लिश और हरियाणवी मिक्सअप लेके चलेंगे ताकि ग्रामीण बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सेट। सेट क्या होगा? सेट इज ए वेल डिफाइंड, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? सेट हमारे पास सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आप कलेक्शन से समझ गए, ये तो सेट हो गया। और कलेक्शन का मतलब क्या है? समूह, कुछ एक थिंग्स हमको उनको इकट्ठा कर दिया, वो समूह बना दिया, हमने कलेक्शन ले लिया। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई भी चीज हो सकती है। ऑब्जेक्ट मतलब वे थिंग्स हैं, कोई भी है। और सबसे मेन पॉइंट है इसमें वेल डिफाइंड, सबसे मेन पॉइंट इसमें वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब है जो कलेक्शन है उसके ऊपर एक अच्छी तरह से डिफाइन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये तो हमारे पास क्या हुआ कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो हमारे पास कलेक्शन है उस कलेक्शन के ऊपर एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब अच्छी तरह से डिफाइन की प्रॉपर्टी। अब चलिए हम थोड़ा इसको और अपने सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। अपने हरियाणवी में आज ही मान लीजिए हमने कोई कलेक्शन लिया। अब मान लो हमने कोई भी कलेक्शन लिया और हमने उसको काउंट करने के लिए 4 लोगों को दिया, A, B, C और D। और चारों का जो आउटपुट हो, चारों का जो कलेक्शन हो वो सेम आए। फॉर एग्जाम्पल द रिवर्स, द ऑल रिवर्स, द ऑल रिवर्स इन इंडिया। भारत देश की द ऑल रिवर्स, भारत देश की सारी नदियां। अब मान लीजिए मैंने ए से पूछा कि भारत देश की सारी नदियां। अब ए ने कहा कि जी काउंटिंग लिख दी कि जी ये भारत देश की सारी। अब देखो ये क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं है कि जी मान लिया हो सकता है ए को भारत की सारी नदियों के नाम पता ना हो। ये मैथमेटिक्स में कोई रीजन नहीं है। जब हमें किसी टॉपिक की बात करें तो हम यूं एज्यूम करके चलेंगे चारों को बिल्कुल डिक्टो सेम पता है, चारों को मतलब पूरी क्वांटिटी। अब जिस तरह रिवर्स की बात करें नदियों की, इसका मतलब हम ये मान के चले कि ये नदियां चारों को कंप्लीटली पता है कि भारत देश में कितनी नदियां हैं। क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सामाजिक नहीं पढ़ रहे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें इन लोगों को आती हैं पहले से। इनको चारों को भारत देश की सारी नदियों का नाम पता है। तो हमने कहा कलेक्शन, हमने चारों को अलग अलग से भेज दिया कि भाई सबसे पहले ए कलेक्शन लेके आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब एक बात हो, जो कलेक्शन हमारे पास लेकर के आएंगे तो जो भारत देश की नदियां हैं। अब फिर मैंने दोबारा बता रहा, रिपीट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी हो सकता है बी को ना पता हो, पता सभी को है। तो इन्होंने जो कलेक्शन ये लेके आए कि भारत की नदियां जो है वो ए के लिए भी वही है, बी के लिए भी वही है, सी के लिए भी वही है और डी के लिए भी वही है, कोई अलग नहीं है। तो भारत देश की जो नदियां हैं वो ए, बी और सी और डी तीनों सेम कलेक्शन हमारे पास लेकर के आएंगे। सेम कलेक्शन का मतलब जो भारत देश की नदियां हैं वो सभी के लिए एक समान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास कलेक्शन हो गया कौन, द ऑल रिवर्स इन इंडिया, ये वेल डिफाइंड हो गया। कैसा हो गया? वेल डिफाइंड। क्यों हो गया वेल डिफाइंड? क्योंकि इसमें जो कलेक्शन है वो हमने चारों को दिया, चारों के लिए सेम आंसर आया। देखिए कलेक्शन और लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा एक बार, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको तो खैर प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से, हम थोड़ा एक बार उनके लिए बात करते हैं 2 मिनट के लिए। ये देखो हमने इस तरह यहाँ पे नेचुरल नंबर से लिखा है,
जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए उनके लिए थोड़ा पढ़ते हैं। एन का मतलब है, जहां भी हम एन लिखेंगे ना कैपिटल एन, इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब है? नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन का मतलब, इसका मतलब है प्राकृत संख्याएं। अपना थोड़ा 10वीं क्लास में आइए, प्राकृत संख्या याद कीजिए। प्राकृत संख्या कौन सी थी? जिनको हम काउंटिंग में प्रयुक्त करते हैं, जिनको हम गिनती में प्रयुक्त करते हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं। जैसे अब आप ये कहोगे जीरो, क्योंकि जीरो से कभी काउंटिंग शुरू नहीं होती, कभी गिनती शुरू नहीं होती। अब मान लीजिए हमने अपने घर में चेयर्स गिननी है, तो हम कहां से शुरू करेंगे? जीरो से नहीं, कहां से? एक से। तो 1 2 3 अप टू 100 चलती रहेंगी। मतलब जो प्राकृत संख्या है वो है 1 2 3 4 अप टू 100। उसके बाद फिर आते हमारे पास रियल नंबर्स। उससे पहले बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स, इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। इनमें क्या होगा? जो नेचुरल नंबर है उनमें जीरो ऐड कर दो, ये हमारे पास होल नंबर्स हो गए। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जहां भी कैपिटल लिखा हो उसका मतलब नेचुरल नंबर्स होगा, जहां भी डब्ल्यू लिखा हो उसका मतलब होल नंबर होगा, पूर्ण संख्याएं होगी। उसके बाद आर, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर्स। आर का मतलब है रियल नंबर्स। आप लोग जितने नंबर 10वीं क्लास तक पढ़ के आए हो वे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, जितने भी आप लोग 10वीं क्लास तक पढ़ के आए हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर लो, 1 लिया, 2 लिया, 3/2 ले लिया, 5/7 ले लिया, सारे के सारे हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की दो टाइप हैं, मतलब रियल नंबर्स को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो है अपने पास रैशनल और एक है हमारे पास से इरेशनल। दो टाइप्स हैं। अच्छा, रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। उसके बाद दो पार्ट आ गए, रैशनल और इरेशनल। इसको बोलते हैं परिमेय और इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर को परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं, और इन दोनों को मिलाकर के हमारे पास कौन बनते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम दो भागों में बांटा, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। देखो मेन पॉइंट अपने पास क्या है? नोटेशन। एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं हैं। जहां भी डब्ल्यू लिखा हुआ है कैपिटल, इसका मतलब है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसमें जीरो को काउंट कर लेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं में। उसके बाद रियल नंबर्स हमारे पास। रियल नंबर हमारे पास वास्तविक संख्या है, जो आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो। ये अपने पास रियल लाइन होती है, इस लाइन पे जितने भी नंबर्स लाई करते हुए सारे अपने पास रियल नंबर्स हैं। उसके बाद रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। इनकी हम बाद में बात करेंगे, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। फिलहाल हमें जो जरूरत है, फिलहाल हमें जरूरत है कि रैशनल की जो अपने पास रैशनल को लिखा जाता है क्यू से। नोटेशन क्या है रैशनल की? कहीं भी कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास वो कैसे नंबर है? रैशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल की कोई फिक्स नोटेशन नहीं है, जर्नल नोटेशन नहीं कोई। इसको हम कुछ एक अक्षर पी से भी लिखते हैं, कुछ एक अक्षर आई से भी लिख देते हैं। मतलब कुछ एक जो गणितज्ञ हैं वो पी से लिख देते हैं, कुछ एक आई से लिख देते हैं। इसकी कोई फिक्स नोटेशन नहीं है, जर्नल नोटेशन नहीं है, बाकी सबकी जर्नल नोटेशन है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब मान लीजिए कलेक्शन हमने कहा ए भी इस कलेक्शन को करके लेके आए, फिर हमने बोला डी भी इस कलेक्शन को लेकर के आए, सी भी इस कलेक्शन को लेकर के आए और डी भी इस कलेक्शन को लेकर के आए। तो एक बात बताओ, जो प्राकृत संख्याएं हैं वो तो सभी के लिए सेम है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा तो जो कलेक्शन ए लेके आएगा वही बी लेके आएगा, वही सी वही डी। इसका मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड। कि जी चारों अलग अलग से कलेक्शन करें तो भी सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा कलेक्शन है वो कैसा है? वेल डिफाइंड है। अब मान लीजिए ये वेल डिफाइंड है, ये भी मान लो यहां पे देते हैं द 10 रिवर्स इन इंडिया। भारत देश की 10 नदियां। अगर भारत देश की 10 नदियों की बात करते हैं और ये कलेक्शन हमने ए के लिए दिया, बी को दिया, सी को और डी को, चारों का कलेक्शन करके लेके आओ। अब देखिए ऐसा हो सकता है, भारत देश की 10 नदियों की बात की ना,
कंप्लीट की नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है ये भी 10 लेकर के आएगा, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब इनमें डिफरेंस भी तो हो सकता है। मान लीजिए इसने गंगा नदी का नाम लिखा, मान लीजिए साउथ से इसने नहीं लिखा, मान लीजिए इसने कावेरी का नाम लिखा, इसने नहीं लिखा, क्योंकि 10 ही तो काउंट करनी है, 10 ही नदियां तो काउंट करनी है। तो 10 में इनमें डिफरेंस आ सकता है। इसका मतलब अब ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब ये कैसा नहीं है, अब ये वेल डिफाइंड हमारे पास नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है, अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं है। अगर यहां पर ऑल रिवर्स लिखा जाए, ऑल रिवर्स इन इंडिया, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है तो सेट है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। जिस तरह हमने लिया है यहाँ पर, मान लो 2 रिवर्स इन इंडिया, अब 2 रिवर्स की बात कर रहे हैं, 2 रिवर्स की, तो ये सभी अलग अलग लिख के लेके आएंगे। इसका मतलब ये सेट नहीं है, मतलब यह प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन नहीं है। तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट कर देना, दोबारा से उसको हम क्लियर करेंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ये हमने एक एग्जांपल बिल्कुल अयानी में लिया है, बिल्कुल आसान काम है। उस कलेक्शन को आप 4 लोगों के पास लीजिए, अब चेक करोगे चारों से सेम आंसर आएगा या अलग अलग आएगा, चारों से सीधी बात आंसर अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब वो सेट नहीं है। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब दर्शाना, भाई सेट को हम किस तरह से लिखेंगे, लिखना किस तरह हमने सेट को। तो देखो रिप्रेजेंटेशन जो अपने पास सेट की ये होती है, यू डिनोट करेंगे अपना सेट को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखा हमने, तो कलेक्शन जो नेचुरल नंबर्स का है उसको हम लिखेंगे यू 1 2 3 4 5 2 सो ऑन, दिस इज द सेट। ये ब्रैकेट जिसके साथ लगी वो सेट है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये ब्रैकेट लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। इस ब्रैकेट में ये लिखा गया, इसका मतलब ये कोई सेट है। अब यू को जी तो इंफिनिटी तक मान लिया हमने, ले लिया यहाँ पर 10 तक। अब भी ये सेट है क्योंकि ब्रैकेट लेके ये फिक्स नंबर है, नेचुरल नंबर है, कहां से कहां 1 से 10 तक। अब आगे के जी रिप्रेजेंट कितने तरीके से किया जा सकता है सेट को। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक तो है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर भी बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म। दूसरी अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, रूल मेथड। 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, मतलब या तो रोस्टर फॉर्म कह दो या टेबुलर फॉर्म कह दो। दूसरी अपने पास सेट बिल्डर कह दो या फिर रूल मेथड कह दो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहीं से काउंट करते हैं अपन, दोनों में डिफरेंस क्या है। जिस तरह हमने लिखा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन, मतलब सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो सभी के लिए बराबर है। ए लेके आएगा तो भी वही कलेक्शन होगा, बी लेके आएगा तो भी वही कलेक्शन, सी के लिए भी, डी के लिए भी। इसका मतलब अब हम मान लो यहाँ पर 10 लिख दें हम, अगर यहाँ पर कितना लिख दें कि जी द कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। अब ऐसा हो सकता है कि जिसने 10 तक लिख दिए, इसने 5 से 15 लिख दिए, इसने 20 से 30 लिख दिए, तो सब के लिए अलग अलग हो जाए, फिर वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल लिखा हमने, इसलिए वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो सेट है, सेट है तो जो ये इस टाइप में लिखा गया है। अब देखो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, जिस तरह हमने ये लिखा है, यू लिखते हैं इसको 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये अपने पास सेट को लिखने की रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। कौन सी, ये वाली, यू लिखा गया। अब मान लीजिए नेचुरल नंबर्स को हमने यू लिख दिया, सेट ऑफ, ये यू लिख देते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, कई बार हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब इस बात का मीनिंग भी तो वही है कि वे x, कौन कौन से x जो नेचुरल नंबर हैं,
एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या जी वे एक्स, कौन कौन से एक्स जो हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब कौन कौन से एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर है, 1 लिया 1 भी नेचुरल है, 2 नेचुरल है, 3 नेचुरल है, 4 अप टू सोन चलते रहेंगे। ये हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। अब इसको देखो यूं भी लिखा जा सकता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एन से। मैंने बताया नोटेशन कैपिटल एन का मतलब क्या है, कैपिटल एन का मीनिंग क्या है, कैपिटल एन का मीनिंग है हमारे पास से नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं हैं। तो हमने लिखा है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। इस बिलोंग्स टू को पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू का मतलब है बिलोंग करना, कि कहां से है भाई, ये एक्स नेचुरल नंबर से है। इसको भी हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिलहाल ये पढ़ लेने है, इसके बाद अभी इसी को पढ़ेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। कैसे हो गया, वेव एक्स जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 भी आ गया, 2 3 4 अब टू ये आ गया ना। अगर यू लिखा गया है तो इसका मतलब है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अगर यूं लिखे गए तो, और यूं लिखे गए तो इनको लिखना सीखेंगे, इनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे एक्सरसाइज के, तो हम इनको लिखना भी सीखेंगे। उसके बाद अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ एक एग्जांपल्स कि ये सेट होगा या नहीं होगा। चलिए हम कुछ एक एग्जांपल्स पढ़ते हैं। मैं बुक ले लेता हूं, ये बुक अपने पास एनसीईआरटी की। अब इस बुक में से देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं, थोड़ा हम सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद मैं रिटर्न में भी आपको सॉल्यूशन दूंगा। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। साल के वे सभी महीने जिनका पहला अक्षर जे है। साल के वे सभी महीने जिनका पहला अक्षर जे है। अब एक बात बताओ, जो अपने वर्ष के महीने हैं जिनका पहला लेटर, जिस तरह जनवरी है, जून है, जुलाई है। अब एक बात बताओ, अगर मान लिया मैं ए को दूं, बी को दूं, सी को, डी को, तो 12 महीने हैं और वो सभी सेम लेकर के आएंगे ना, जो जे से शुरू होते हैं। इसका मतलब कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड है तो कैसा हो गया, सेट हो गया। दूसरा इसने एग्जांपल दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। द कलेक्शन, इसको मैं लिख लेता हूं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको हम लिख लेते हैं। ये अपने पास द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। ये हमारे पास कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। भारत के 10 सबसे अच्छा लिखने वाले राइटर। अब अच्छा लिखने वाले देखो, किसी को तो महादेव वर्मा के लिखना अच्छा लगता है, किसी को मुंशी प्रेमचंद का अच्छा लगता है, होगी ना डिफरेंस। यहाँ पर सबकी चॉइस अलग अलग होगी, क्योंकि केवल 10 लिखने हैं, बल्कि राइटर तो बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं ए बी सी को तीनों को एक कलेक्शन दूं कि जी 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिख करके लेके आओ, तो सब अलग अलग लिखेंगे। सब अगर अलग अलग लिखेंगे तो इसका मतलब ये अपने पास सेट नहीं है। दिस इज नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अब यूं चेक कर लेंगे, ये लिखना नहीं है बार बार, वैसे सोच लेना है कि जी मान लो 10 की बात की उसने, 10 ही लिख के लेके आने। अब 10 को सब अलग अलग सोच सकते हैं, भाई किसी को कोई अच्छा लगा, किसी को कोई अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये सेट अपने पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपना, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सभी खिलाड़ियों को मिलाकर के एक 10 अच्छे खिलाड़ियों की टीम। संसार के 10 सबसे अच्छे खिलाड़ियों की टीम। अब यहां भी डिफरेंस होगा भाई, कोई युवराज को अच्छा खिलाड़ी मानता है, मैं सहवाग को अच्छा खिलाड़ी मानता हूं, कोई दूसरा सचिन तेंदुलकर को अच्छा मानता है, कोई फिर मान लिया और सबसे ज्यादा जो होंगे कोई भाई मान लिया कोई ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को पसंद करेगा, कोई किसी खिलाड़ी को पसंद करेगा। तो यहाँ पर सबकी चॉइस अलग अलग होगी। मतलब उसने 10 लिखने के लिए कहा है, 10 लिखने के लिए हो सकता है कोई ऐसा भी जो युवराज का नाम ही ना डाले, मान लो ए है,
हो सकता है ए ने युवराज का नाम ही ना डाला उसमें, और हो सकता है बी को ज्यादा पसंद हो। तो यहां पर सबकी चॉइस अलग अलग है, क्योंकि 10 का है केवल 10, तो 10 में तो हो सकता है चारों अलग लिख दे, और वैसे भी चारों की जरूरत नहीं, मान ले एक ने भी अलग लिख दिया तो इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड में तो हमारे पास सेट नहीं है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में सभी लड़कों का कलेक्शन। अब यूं मत करना जी सबकी क्लास में अलग अलग होंगे, भाई जिस क्लास को हम पढ़ रहे हैं उसी क्लास की बात हो रही है, जहां पे हम पढ़ रहे हैं वहीं की। मान लीजिए आपके स्कूल में क्लास चल रही है +1 की, और कोई आपको यूं कहे कि भाई आपकी क्लास में बॉयज का कलेक्शन, ऑल बॉयज, सारे बॉयज का कलेक्शन, अब वो तो सबके लिए सेम है ना, उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी हो सकता है। ये थोड़ी है कि +1 क्लास में एक ही स्कूल में एक ही क्लास में अलग अलग होंगे, क्योंकि ये बात कर रहा है जिस तरह मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास, आपकी क्लास में सभी, आपकी क्लास का मतलब जो अपने पास क्लास बैठी हुई है +1, तो उसका मतलब वो सब के लिए वेल डिफाइंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम किसी दूसरे स्कूल दूसरी क्लास की नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, जहां पे हमारी क्लास लगी हुई, जहां पे मैं ये बोल रहा हूं। अब तो वीडियो बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो मेरी क्लास की बात कर रहा हूं मैं, जिस क्लास में हम बैठे हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है इसका मतलब सेट है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, मतलब 100 से छोटे सभी प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन। अब 100 से छोटी सभी 1 से 99 तक है, मतलब 1 से 99 तक है, वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए सेम कलेक्शन है, सेम कलेक्शन है, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है तो वो कैसा हो गया? सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद, के मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई सारी की सारी नॉवेल्स, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई सारी की सारी नॉवेल्स। अब देखो यहाँ 10 या 5 या 2 नहीं बोला, उसने कहा ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई सारी की नॉवेल्स। अगर मान लीजिए फिर भी बात, हम मान लीजिए किसी को कलेक्शन देते हैं, सबके लिए सेम होगा, अभी फिर भी बात आ गई, यू नहीं कहेंगे कि जी हो सकता है ए को पता ना हो सकता है बी को पता ना हो सकता है सी को, नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर सभी को पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और अब हमने चेक ये करना है कि कलेक्शन इनके लिए अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सारी की सारी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद की लिखनी है, जितनी भी लिखी उसने, इसका मतलब वो सब के लिए बराबर होगा, बराबर होगा तो इसलिए वो वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड तो सेट होगा। लास्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का है, यहाँ हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक तो इवन और एक ओड। इवन का मतलब होता है सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ओड का मतलब है विषम संख्याएं। तो उसने कहा सारे के सारे इवन इंटीजर, अगर इवन इंटीजर छाटेंगे, सॉरी हमने इंटीजर को तो पढ़ा ही नहीं, इंटीजर भूल गए, इंटीजर का मतलब है आई, इंटीजर को हम जेड से नोट करते हैं, इसका मतलब है पूर्णांक। क्या इसका मतलब? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण जमा अंक, वे संख्या जो पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक का मतलब जिस तरह मान लो हमने 0 1 2 3 अप टू सोन, फिर -1 -2 -3 अप टू सोन। अब ये बात हुई जी पूर्णांक, हाँ जी बिल्कुल, 1.5 नहीं होगा, 2/5 2/3/2, दोनों बातें सेम है। ये इसमें नहीं होगा क्योंकि पूरे अंक नहीं है, पूर्णांक नहीं, पूरे अंक नहीं है, अगर इसको सोल्व करें तो 1.5 आ जाएगा, इसलिए पूर्णांक नहीं, सिर्फ सिंपल ये हमारे पास पूर्णांक होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी, सॉरी पूर्णांक होंगे, पूर्ण संख्या तो अलग था, इंटीजर्स होंगे, और इनको हम जेड से लिखेंगे, कहीं भी जेड लिखा हुआ है इसका मतलब ये इंटीजर्स हैं। अब वो बात करें इवन इंटीजर्स की, मतलब जो सम है छांट के लिख देंगे। अब एक बात, इवन इंटीजर तो सबके लिए सेम होंगे, क्योंकि उसने 10 5 या 2 नहीं, सारे इवन इंटीजर का है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा? सेट होगा। चलिए कोई नहीं, हमने कुछ एग्जांपल पढ़े हैं, उसके बाद ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको कॉपी पे सोल्व करके दिखाऊंगा, सारे हम बार बार दोबारा से पढ़ेंगे। ये तो हमने वैसे थोड़ा अपना जो चैप्टर था उसको हमने थोड़ा पढ़ा था, तो उसके साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल पढ़े हैं, फिर मैं आपको ये रिटर्न में भी समझाता हूँ सारे एग्जांपल्स, पूरी एक्सरसाइज। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को
यूं लगता है कि अब हम यहाँ से कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा देना, ताकि आप लोगों के पास जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन पहुंचे।